नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आपका सभी का स्वागत है। प्रारंभ करते हैं हम आज समाज शास्त्र की प्रथम प्रश्न पत्र की सेकंड यूनिट सामाजिक संगठन। पिछली कक्षाओं में हमने प्रकार से संबंधित और सामाजिक विशेषताएं वगैरह की हम लोग खूब विस्तृत से चर्चा की है। आज हम बात करते हैं सामाजिक संगठन की अवधारणा और सामाजिक संगठन की अवधारणा के अंतर्गत उसकी विशेषताओं की चर्चा इन 5 बिंदुओं के आधार पर हम लोग करते हैं। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक संगठन है क्या। समाज की प्रमुख विशेषता संगठन है। संगठन मतलब एकजुटता होना, एक टीम वर्क, जिसे हम कह सकते हैं कि मिलजुल कर कार्य करना ही एक संगठन के अंतर्गत आता है। सामाजिक संगठन सामाजिक संरचना का एक स्वरूप है। सामाजिक संरचना के अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक संस्थाएं कार्य करती हैं, जो संगठित होकर कार्य करती हैं, वो उन सब की जो एक संरचना होती है वो सब सामाजिक संरचना के अंतर्गत ही आती है। इसीलिए सामाजिक संगठन को सामाजिक संरचना का एक आधारभूत नींव माना जाता है। ठीक है, और इस नींव की आधारभूत इकाई क्या है? वो नींव की आधारभूत इकाई मानव है। जैसे मानव समाज का एक संगठनात्मक समाज है। यह एक ऐसा सामाजिक समझौता है जिसके बिना सामाजिक संगठन कोई भी अपने कार्य नहीं करते। उदाहरण के रूप में सभी समाजों की विभिन्न इकाइयों, कौन कौन सी इकाइयां हमने पिछली बार भी कक्षाओं में चर्चा की थी, जैसे आर्थिक इकाई हो, राजनीतिक इकाई हो, या पारिवारिक संगठन हो, या फिर औद्योगिक हो आदि, इन सारी इकाइयों के मध्य में पारस्परिक संबंधों के मध्य एक सामान्य सामाजिक समझौता होता है जो इन्हें एक दूसरे के साथ सामान्य सामाजिक समझौते के कारण ही ये एक दूसरे के साथ संगठित होकर के कार्य करते हैं और एक दूसरे को आपस में जोड़ करके रखते हैं। और इसी सामाजिक समझौते के कारण इनमें आपस में सामाजिक संगठनों में एक सामंजस्य बना रहता है और समाज में इससे एकीकरण और व्यवस्थापन स्थापित होता है। ठीक है, तो हम सामाजिक संगठन के अंतर्गत किन किन को शामिल करेंगे? तो समुदाय हो, सामाजिक संगठन हो, कई समितियां हैं, कई संस्थाएं हैं और कई अन्य समूहों का समावेश इन सामाजिक संगठन के अंतर्गत होता है। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं सामाजिक संगठन की विशेषताएं। तो सामाजिक संगठन की विशेषताओं के अंतर्गत इन 5 बिंदुओं के आधार पर हम इसकी विशेषताएं बताएंगे। कोई भी यदि संगठन है, कोई भी यदि संस्था है, कोई भी यदि समुदाय है, उन सब का अपना कोई ना कोई एक निश्चित लक्ष्य या कोई ना कोई उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही वह संगठित किया जाता है या उसका गठन होता है। ठीक है, तो इस आधार पर हम इन 5 बिंदुओं में से पहले बिंदु की बात करते हैं, निश्चित प्रयोजन। तो प्रत्येक सामाजिक संगठन का एक अपना एक उद्देश्य या प्रयोजन होता है। जैसे मान लीजिए कॉलेज की बात करें, स्कूल की बात करें, विश्वविद्यालय की बात करें, तो इनका एक जो कॉलेज है ये भी एक संगठन है। तो इस संगठन के रूप में समाज को ये क्या करता है? शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करता है। ऐसे ही धार्मिक संगठनों की हम बात करें तो वो समाज में धर्म से संबंधित अपने विचारों को समाज को प्रदान करता है। ऐसे ही आर्थिक संस्थाओं की बात करें तो वो वित्त से संबंधित हमारी जो सुविधाएं हैं वो समाज को प्रदान करते हैं। इस प्रकार से कई जितनी भी सामाजिक संगठन हैं वो समाज को किसी न किसी रूप से अपनी सेवाएं या सुविधाएं प्रदान करते हैं। इनका अपना एक लक्ष्य या निश्चित प्रयोजन होता है। दूसरा, प्रकार्यात्मकता। प्रकार्यात्मक मतलब क्या? कि सामाजिक संगठनों में भी प्रकार्यात्मकता होती है क्योंकि यह अपने सदस्यों को उनके लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। ठीक है, तो प्रकार्यात्मक प्रयोजन के
संगठन सामाजिक व्यवस्थाओं को चलाने में मददगार होते हैं। अर्थात क्या कि एक संस्था का जो कार्य है वही दूसरी संस्था का कुछ अन्य कार्य है और एक दूसरों के कार्यों में आदान प्रदानता बनी रहती है। जैसे धार्मिक का आर्थिक से संबंध, आर्थिक का शैक्षणिक से संबंध, इस प्रकार की कार्यों का आदान प्रदान, एक विभाग का दूसरे विभाग से संबंध होना, उनके कार्यों में सामंजस्य बनाए रखना, यही प्रकार्यात्मकता श्रेणी के अंतर्गत आता है। तीसरी बात करें हम पद और भूमिका में सामंजस्य, तो सामाजिक संगठन में भी यह एक दशा है। क्या है कि किसी का पद और भूमिका कैसे, तो जिसमें विभिन्न लोग आपस में अंतःक्रिया करते हैं। संगठन के सदस्य अपनी भूमिका निभाते और पद को अपनाने के लिए तत्पर होते हैं और एक संगठन तभी सही तरीके से कार्य करता है जब उसके सदस्य अपनी भूमिका का निर्वहन या उस भूमिका को ग्रहण कर उसकी परिस्थिति के अनुसार कार्य करते हैं। तो उसकी पद और भूमिका में सामंजस्य होना अति आवश्यक है। ठीक, अगली बात करें हम व्यक्ति की गतिविधियों का नियंत्रण, तो क्या है सामाजिक संगठन की यह एक प्रमुख विशेषता यह है कि समूह और व्यक्तियों के कार्य व्यवहार आदि पर नियंत्रण रखते हुए संपूर्ण समाज को व्यवस्थित रखना, जिससे समाज अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, ये इसी के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए व्यक्ति को अपने कार्य या कोई लक्ष्य स्थापित करना है, लेकिन उससे समाज के किसी भी अन्य चीज को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए कानून बनाया जाता है कि उसकी व्यक्ति की जो गतिविधियां हैं उस पर नियंत्रण रखने के लिए कोई ना कोई कानून द्वारा नियम बनाए गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यह व्यक्ति की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए, उनमें सामंजस्य बनाए रखने के लिए सामाजिक संगठन की विशेषताओं के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। अंतिम बिंदु आता है समाज में संतुलन की स्थापना। तो प्रत्येक सामाजिक संगठन समाज की इकाइयों को संतुलित रखता है। कैसे, तो प्रत्येक समाज में समुदाय, समितियां, संस्थाएं, परिवार, विद्यालय, परंपराएं, लोकोपचार, सभी इकाइयां आपस में एक दूसरे के साथ संबंधित होकर समाज का संचालन करते हुए संतुलन बनाए रखती है। ऐसा नहीं है कि असंतुलन की अवस्था में आकर के हम कुछ भी कार्य करने लग जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। उनके सबके अपने नियम हैं, अपने उद्देश्य हैं, उन सब नियमों और उद्देश्यों के आधार पर ही समाज में कार्य होते हैं। तो आज हमने सामाजिक संगठन के अंतर्गत सामाजिक संगठन की अवधारणा और उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की है और आगे की कक्षाओं में हम कोशिश करेंगे कि इनके सामाजिक संगठन के प्रकारों के बारे में हम विशेष उसके प्रकारों के बारे में हम चर्चा करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।